गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। मैं पुष्पेंद्र राजपूत त्यागी परिवार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता है। मैं कक्षा 10 की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपका चौथा पार्ट है, आपका चौथा भाग है ये। हमने पिछले 3 भागों में आपका पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण, है ना। तो उसमें हमने आपको 3 पार्ट आपको समाप्त कर दिए थे। हमने वियोजन, विस्थापन, है ना, द्वितीय संस्थापन और आपकी योगात्मक अभिक्रिया, ये हमने आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं। अब हम आपको बताएंगे चौथे भाग में ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इससे पहले आपको जैसा कि पता है कि अब केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इससे बचने के लिए आप घर पर ही रहें, बाहर न निकलें, क्योंकि ये मई का महीना आपका बच के चले, मई और जून। ठीक है, इस महीने में आप कम ही घर से बाहर निकलें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। आपकी हेडिंग है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ठीक, तो ऊष्माक्षेपी में निकलना, शोषी मतलब सोखना। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं आपका यहाँ से शुरुआत है। लिखा है जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। तो जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। अब आपका इसमें उदाहरण है आपका मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, तो आपका प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस क्या, ऊष्मा निकली, है ना। तो ऊष्मा इसमें अगर आपको ऊष्मा दिया है ना, कहाँ, उत्पाद साइड और कार्बन प्लस में दिया है, तो आपको समझ जाना है ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। समीकरणों को संतुलित करना है। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 को गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन आपकी 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, यहाँ पर कितने, 2, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका सीधे आपको ध्यान रखना है उत्पाद में प्लस का चिन्ह लगा है, और ठीक है, तो वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। या आपको इसमें अगर हम इस तरह पक्षांतर कर देते हैं, गढ़ पर पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ पर आपका अगर माइनस का आ जाए तो आपको ध्यान रखना है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही कहलाएगी। ये बहुत कंफ्यूज आपको करता है, आपको उसमें, क्योंकि आपको देखना है पहले, यहाँ पर देखो, पहले इसको समझ लो। पहले जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है आपका दिया गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपको मिलाते हैं तो अमोनिया गैस आपको प्राप्त होती है, और प्लस आपका 92 किलो कैलोरी आपकी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो NH3 आपका इसमें संतुलित करना है, तो यहाँ पर आपके कितने, 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने गुणा करेंगे, 3 का, तो हमारा समीकरण हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा ग्रहण करते हैं उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, इसमें ग्रहण करते हैं आपके, तो इसमें ऊष्मा क्या कर रहे, ले रही है ना। तो जिसमें ऊष्मा ले रही है वो आपका होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, जो ऊष्मा क्या करे, ग्रहण करे। तो इसमें ऊष्मा ग्रहण करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर हम इसको इस तरफ कर दें, ठीक है, अगर आपका उत्पाद तरफ प्लस का चिन्ह लगा है तो आपको समझ जाए ऊष्माक्षेपी है। क्या है आपका, ऊष्माक्षेपी है। अगर अभिकारक की तरफ माइनस का चिन्ह लगे तो भी ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि अगर आपका इस प्रकार से दिया है, तीन को पक्षांतर कर दे तो x प्लस 2 माइनस का 3 बराबर होता है z। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब आपका दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन आपका थोड़ा मतलब आपको उसमें ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि अगर आपने यहाँ माइनस दे दिया तो आप निश्चित ही क्या है, आप ऊष्माशोषी लगाओगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर उत्पाद तरफ प्लस का, अभिकार तरफ माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है, अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा, 92 किलो कैलोरी आ जाएगा, तो ये ऊष्माक्षेपी ही होगी। और अगर ऊष्माशोषी को अगर यहाँ पर प्लस का आ जाए, ठीक है, अभी उत्पाद तरफ माइनस का, अगर आपका अभिकार तरफ प्लस का आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ऊष्माशोषी ही अभिक्रिया है, तो पक्षांतर का ऊष्मा यहाँ पर आ गई है।
ठीक है, ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पहचानने का बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा। अगर यहाँ पर प्लस का है तो आपको, क्योंकि परिभाषा क्या है, ऊष्मा निकलती है, हमारी अभिक्रिया हो गई और ऊष्मा निकली, ऊष्मा जो इसलिए प्लस का चिन्ह लगाया, ऊष्मा ग्रहण की तो इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया। अगर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर अगर माइनस का है तो आपको ऊष्मा क्षेपी ही होगी। अगर यहाँ पर प्लस का है अभिकार की तरफ जोड़ देंगे तो आपको क्या होगी, ऊष्मा शोषी ही होगी। तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, अब आपको देखना है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं। तो ये आपकी मोस्ट और सबसे हार्ड समय आपको पहचानना होता है इसमें, क्योंकि आपका कभी उपचयन अपचयन अभिक्रिया पहचानने को आती हैं, कभी उपचायक औपचारिक पदार्थ पहचानने को आते हैं। तो इसको समझना है तो इसको अच्छी तरह देखना है, क्योंकि यही आपका थोड़ा कठिनाई देता है पहचानने में अभिक्रिया को। बाकी पहचानना तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसमें है आपका दिया है जिस अभिक्रिया में, ये आपकी उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा आपको दे। उपचयन का दूसरा नाम हमने आपको बताया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बताया था? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब जो ऑक्सीजन को धारण करता है, ठीक है। तो आपको परिभाषा है जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो। ह्रास मतलब होता है कमी। तो जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या सीधे लिख सकते उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी होती है उन्हें उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, या हाइड्रोजन निकले तो वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इसमें आपका है Cu, है ना, Cu है कॉपर है आपका, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ऑक्सीजन जब मिल रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन मिल गया तो आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी? आपकी उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो। तो ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब आपकी अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा है तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी, बिल्कुल उल्टा है इसका, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो आपका दिया है कॉपर ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन आपको क्या हो गया? मिल गया। तो हाइड्रोजन जैसे मिला है आपका, तो हाइड्रोजन क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो हमारे किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन मिले तो अपचयन, इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसमें हाइड्रोजन मिल रहा है तो आपका इसमें अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? परिभाषा दी गई है ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ होता है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका आता है, ठीक है। आपको इसमें किताब में दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ एक साथ होती हैं, ठीक है। एक साथ दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, उपचयन भी होती है अपचयन भी होती है, तो वो आपका हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम आपको ज्यादा उदाहरण नहीं लेंगे क्योंकि उदाहरण याद करने में ही दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि दिक्कत क्या है, परिभाषा आ जाती तो ज्यादा उदाहरण नहीं आपको याद करना है, ठीक है। इसी उदाहरण में आपको काम बता दे रहे हैं, आपको इसी उदाहरण में हो जाएगा जो आपको दिया गया है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण में भी आप दे सकते हो। तो क्या है, तो इसमें ध्यान देना, इसमें ऑक्सीजन था CO, यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन निकल गया तो इन दोनों के बीच आपकी ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो वो आपकी होती है अपचयन। क्या होती है? अपचयन। या हाइड्रोजन की क्या हो? वृद्धि हो या ऑक्सीजन की क्या हो रहा है? कमी हो, तो वो आपकी होती है अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसमें आपको क्या, इन दोनों अभिक्रिया में क्या हो रहा आपका ध्यान रखना है। इसमें है ना आपके, इसमें आपको क्या अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो आपकी अपचयन और अपचयन
अपचयन और उपचयन दोनों क्रिया साथ साथ हो रही हैं, तो वो आपका होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आपके रेडॉक्स अभिक्रिया में भी आपके जो उदाहरण काम दे जाएगा। ठीक है, तो आपको याद करना कॉपर ऑक्साइड क्रिया अगर आप हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो कॉपर प्लस क्या बनता है, आपका जल बचता है। ठीक है, आपका समीकरण संतुलित भी है, तो इसलिए ध्यान रखना आपको ये अभिक्रिया में उदाहरण दे देना और आप अपचयन में भी आपका ये काम चल जाएगा। अपचयन में कैसे चल जाएगा कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, मिल रहा है, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया में कैसे चलेगा, तो इसमें आपका देखो जी अपचयन आपके लिए जी अपचयन पदार्थ है। ठीक है, आपको ये आगे पढ़ने को मिलेगा, अब अभी हम बताएंगे। तो जी CuO है, तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। ऑक्सीजन निकल रहा है तो आपको क्या है, अपचयन है। और हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, आपको ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता है उन्हें क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको आपको समझना है। ठीक, अब आपको आगे बताएंगे उपचार तथा अपचायक पदार्थ, इसको हम समझाएंगे। ठीक है, हाँ आपको देखना है उपचायक तथा अपचायक पदार्थ। तो उपचायक और अपचायक पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ O2 त्यागता है या H2 ग्रहण करता है, तो प्रभाव शब्दों को अलग हो रही है। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता था, ऑक्सीजन ग्रहण करते थे, हाइड्रोजन त्यागते थे, लेकिन उपचायक पदार्थ तो देखो अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन को ग्रहण किया, जब ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया तो पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीजन से भर जाता है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीजन से उपचार, मतलब ऑक्सीजन से भरा हुआ पदार्थ, तो उससे कहते हैं उपचायक पदार्थ। तो उपचायक पदार्थ में आपको ध्यान रखना है रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ O2 त्यागता है रेडॉक्स अभिक्रिया में, है ना, तो और हाइड्रोजन ग्रहण करता है, बिल्कुल उपचयन अभिक्रिया की बिल्कुल विपरीत परिभाषा हो गई। उसमें कहा था ऐसी अभिक्रिया जिसमें O2 ग्रहण करता है, H2 त्यागता है, लेकिन उपचायक पदार्थ में क्या है कि रेडॉक्स अभिक्रिया जो पदार्थ O2 त्यागता है, H2 ग्रहण करता है, वो आपको उपचायक कहलाता है। जैसे मान लिया अभिक्रिया थी रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन Cu ऑक्सीजन त्याग रहा था इसमें, तो आपका जी यहाँ पर त्याग रहा है ना, तो आपको उपचयन अभिक्रिया थी, लेकिन आपको उपचायक पदार्थ क्या हो रहा है, जी त्याग रहा है ऑक्सीजन, तो इसलिए आपका और CuO क्या है, उपचायक है। ठीक है, ध्यान समझना, अब इसके समीकरण समझाएंगे तो आपको पूर्णतः समझ में आएगा आपका, तो ज्यादा आपके इसके समीकरण करवाएंगे। अब आपका है बल्कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ O2 ग्रहण करता है और H2 त्यागता है, बिल्कुल विपरीत। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में क्या था, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या CO2 आपका O2 क्या करता है, त्यागता है, H2 ग्रहण करता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, O2 ग्रहण करता है, अपचायक पदार्थ में O2 ग्रहण करता है, H2 त्यागता है, बिल्कुल विपरीत है आपकी परिभाषा। ठीक है, अपचायक पदार्थ कहलाता है, तो H2 क्या है, आपका अपचायक पदार्थ है, क्योंकि H2 के ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और आपका हाइड्रोजन को त्यागता है वो आपका अपचायक पदार्थ कहलाता है। ये आपकी परिभाषा हो गई। अब आपको बताएंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, नोट कर लीजिए। ठीक, ये आपको अम्ल क्षार लवण अगले वाले पार्ट में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आपको ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आपको बहुत चीजें सुविधा हो जाएंगी। ठीक है, अब आपको पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया हेड डाल लेना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर, परिभाषा आपको लिख देना बिल्कुल सिंपल है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल है ना, तो क्या NaOH क्षार है, ध्यान रखना, अगले पार्ट आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आगे H लगा होता है वो आपका अम्ल होते हैं, जैसे बाद में OH लगा होता है वो क्या होते हैं, क्षार। तो आपको अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, तो ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको ये आपका उदाहरण भी हो गया, परिभाषा इसकी सिंपल है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आज के
इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे आपका बताएंगे कि दैनिक जीवन में आपको कैसे अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जैसे आपका संचारण है, विकृत गंधता है, ठीक है, और भी आपको इसमें आपको पाठ बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए अब तक के लिए धन्यवाद।